प्रिय विद्यार्थियों, मैं सत्यवान, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग, हरियाणा। अर्थशास्त्र विषय के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज इस व्याख्यान में अर्थशास्त्र विषय के अध्याय अर्थशास्त्र का परिचय के उप विषय आर्थिक समस्या, इसका अर्थ और कारण, इसमें आपका स्वागत है। इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को निम्नलिखित के बारे में अवगत करवाना है, जैसे आर्थिक समस्या की परिभाषा, आर्थिक समस्या का सामना, आर्थिक समस्या के कारण, आर्थिक समस्या के मुख्य पहलू और आर्थिक समस्या का समाधान। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक समस्या क्या है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं। अतः इन सीमित साधनों का प्रयोग करके अधिकतम आवश्यकता की संतुष्टि कैसे प्राप्त हो, यही एक आर्थिक समस्या कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप दैनिक जीवन में देखते हैं कि मनुष्य सवेरे से शाम तक कार्य करता है। क्यों करता है वो कार्य? क्योंकि उसकी और उसके अपने परिवार की आवश्यकताएं हैं, जिनको पूरा करने के लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ती है। और धन कहाँ से प्राप्त होता है? धन कार्य करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, और उस धन को खर्च करके मनुष्य अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। सीमित साधन होने के कारण, अर्थात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं, यहाँ पर साधन शब्द से जो मेरा अभिप्राय है वो धन से है। अर्थात मनुष्य के पास जो साधन उपलब्ध हैं उनको प्रयोग करके मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। साधनों के सीमित होने के कारण उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस आवश्यकता को पहले पूरा किया जाए और किसका त्याग किया जाए या स्थगन किया जाए। इसलिए इसे चुनाव या चयन की समस्या भी कहा जाता है। अब किस आवश्यकता को पूरा किया जाए, इससे अभिप्राय क्या है? इससे अभिप्राय ये है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो एक समान महत्व वाली नहीं होती। यदि सारी की सारी आवश्यकताएं एक समान महत्व वाली होती तब भी आर्थिक समस्या का जन्म ना होता, या फिर जिन साधनों का प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं वे साधन भी प्रचुर मात्रा में यदि हमारे पास उपलब्ध होते तब भी आर्थिक समस्या का जन्म नहीं होता। जैसे मनुष्य के पास कोई अलादीन का चिराग या पारसमणि जैसी कोई वस्तु होती जिसके रगड़ते ही वो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु प्राप्त कर लेता, तब भी आर्थिक समस्या पैदा नहीं होती। या फिर उसे प्रकृति की तरफ से हवा और सूर्य की धूप की तरह से साधन निःशुल्क प्राप्त होते और प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते, तब भी आर्थिक समस्या का जन्म नहीं होता, क्योंकि हमें चयन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस संबंध में आर्थिक समस्या की परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अनुसार दी हैं। प्रोफेसर लेफ्टविट्ज हैं, उनके अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। इस परिभाषा में वैकल्पिक आवश्यकता जो शब्द है ये क्या है? वैकल्पिक आवश्यकता का मतलब ये होता है कि मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है कि वो किस आवश्यकता को सबसे पहले वो पूरा करे। उदाहरण के तौर पर जैसे भोजन है,
ये हमारी ऐसी आवश्यकता है जिसे हमें सबसे पहले पूरा करना पड़ता है। दूसरा, हम बात करते हैं इसमें स्थगन की, यानी कि किस आवश्यकता को स्थगित किया जाए। उदाहरण के तौर पर आप अपने मकान के बारे में इसलिए सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 कमरे का आपका मकान है और आप तीसरा कमरा बनाना चाहते हैं, परंतु अब आपके पास इस समय साधन उपलब्ध नहीं है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध नहीं है, तो आप इस आवश्यकता को भविष्य के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपके पास अब वर्तमान में एक मोटरसाइकिल है और आप इच्छा करते हैं एक गाड़ी की, लेकिन उसके लिए आपके पास साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की यदि संभावना नहीं है, तो आप अपनी इस आवश्यकता का त्याग भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि आर्थिक समस्या का जो सामना है वो केवल एक उपभोक्ता क्षेत्र को ही नहीं करना पड़ता, बल्कि आर्थिक समस्या का सामना आर्थिक जगत में सभी क्षेत्रों को करना पड़ता है। तो अब हम अलग अलग से हर एक क्षेत्र की आर्थिक समस्या के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं घरेलू क्षेत्र की। तो घरेलू क्षेत्र से अभिप्राय एक उपभोक्ता क्षेत्र से है। घरेलू क्षेत्र दूसरा है उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र वह होता है जो घरेलू क्षेत्र से साधन सेवाएं प्राप्त करके और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, और इन वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू क्षेत्र के द्वारा खरीदा जाता है। घरेलू क्षेत्र जो अपनी साधन सेवाएं उत्पादन क्षेत्र को उपलब्ध करवाता है, उसके बदले इसे आय की प्राप्ति होती है। ये साधन सेवाएं क्या हैं? उत्पादन के 4 साधन होते हैं: श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। परिवार क्षेत्र जो है वो श्रम, भूमि और पूंजी उत्पादन क्षेत्र को उपलब्ध करवाता है, जिसके बदले उसे श्रम के बदले मजदूरी के रूप में, पूंजी के बदले ब्याज के रूप में और भूमि के प्रयोग के बदले उसे लगान अथवा किराए के रूप में आय की प्राप्ति होती है। और इस आय को घरेलू क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र से उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं खरीदने पर खर्च करता है। तो घरेलू क्षेत्र के सामने जो आर्थिक समस्या आती है वह है सीमित साधनों का प्रयोग करके वह अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि कैसे करे। ये घरेलू क्षेत्र की आर्थिक समस्या है जिसका सामना घरेलू क्षेत्र को करना पड़ता है। उत्पादन क्षेत्र, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्पादन क्षेत्र वह क्षेत्र है जो घरेलू क्षेत्र से साधन सेवाएं प्राप्त करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। तो उत्पादन क्षेत्र को भी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे जिन उत्पादन के साधनों को वो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करता है, वे उत्पादन के साधन भी सीमित मात्रा में ही होते हैं, जैसे श्रम, भूमि और पूंजी। अतः इन सीमित साधनों का प्रयोग करके वह या तो उत्पादन की लागतों को न्यूनतम करता है और अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इसलिए उसे इस आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है कि वह क्या और कैसे उत्पादन करे ताकि उसके लाभ अधिकतम हों और लागतें न्यूनतम हों। क्या उत्पादन करे? इसमें उसे उन वस्तुओं के उत्पादन का चुनाव करना पड़ता है जिनकी बिक्री के फलस्वरूप उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं। इसे भी आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक किसान है, उसके पास मान लीजिए 1 एकड़ भूमि है, तो उस 1 एकड़ भूमि में वो किस फसल की बिजाई करे ताकि उसकी बिक्री के फलस्वरूप उसकी आय अधिकतम हो। दूसरा, कैसे उत्पादन किया जाए। वास्तव में यह समस्या तकनीक से संबंधित समस्या है।
यानी कि वह उत्पादन में किस प्रकार की तकनीक को अपनाए ताकि उत्पादन लागतें न्यूनतम हों, जैसे श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करे या वो पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करे। यदि श्रम प्रधान तकनीक में उसकी लागतें न्यूनतम आती हैं तो श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करेगा, और यदि उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी प्रधान तकनीक को इस्तेमाल करने से उसकी लागतें न्यूनतम आती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पूंजी प्रधान तकनीक का ही प्रयोग करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्षेत्र की। तीसरा क्षेत्र है सरकारी क्षेत्र और चौथा क्षेत्र है शेष विषम क्षेत्र। आज के युग में जो सरकारी क्षेत्र है, आर्थिक क्रियाओं के संचालन में इसका भी बहुत महत्व रहता है। जो सरकार है उसे भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे सरकार के जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके संचालन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, और सामाजिक कल्याण में वृद्धि तभी होती है जब आर्थिक विकास हो, और आर्थिक विकास भी आर्थिक स्थिरता के साथ साथ हो। इसलिए सरकार के सामने समस्या यह आती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब इसमें सामाजिक कल्याण तभी होगा जब आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास भी तभी माना जाता है जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता बनी रहे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक विकास से अभिप्राय होता है कि देश की जो प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय है उसमें निरंतर वृद्धि होना, ताकि देश के निवासियों का जीवन स्तर वो ऊंचा उठे। लेकिन यदि आर्थिक विकास होता रहे और आर्थिक अस्थिरता बनी रहे तो इसे आर्थिक विकास नहीं कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक देश में सालाना ठीक 5% की यदि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है तो उसके साथ साथ यदि महंगाई भी इतनी ही मात्रा में बढ़ती रहे तो उसे आर्थिक विकास नहीं कहा जाएगा। अर्थात आर्थिक स्थिरता से अभिप्राय है कि भाई राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो परंतु महंगाई जैसी जो आर्थिक समस्या है वो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न ना हो। इसलिए सरकार यह प्रयत्न करती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात किस ऐसे वर्ग के लिए सरकार उत्पादन करे जिससे समाज के जो ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाले जो लोग हैं उनकी भलाई हो, अर्थात उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो। उसके बाद हम बात करते हैं शेष विषम क्षेत्र की। तो शेष विषम क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का जो संबंध होता है वो आयातों का और निर्यातों का होता है। सरकार शेष विषम क्षेत्र को निर्यात करती है और शेष विषम क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं का आयात भी करती है। तो शेष विषम क्षेत्र को भी आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है। शेष विषम क्षेत्र की जो आर्थिक समस्या होती है वो होती है अक्षेत्रीय असंतुलन की। तो इसलिए शेष विषम क्षेत्र को आर्थिक जगत में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के साथ साथ और विकास को भी बनाए रखने के साथ साथ क्षेत्रीय जो संतुलन है वो भी बनाए रखना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे कि आर्थिक समस्या जो है वो सरकारी क्षेत्र की क्या है। वो समस्या मैंने आपको बताया कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, यह सरकार की मुख्य समस्या होती है। इसके लिए सरकार को यह प्रयत्न करना पड़ता है कि जो उपलब्ध साधन हैं उनका कुशलतम प्रयोग कैसे करें। इस मामले में सरकार को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि उन्हीं वस्तुओं का वह उत्पादन करे जिससे कि समाज कल्याण में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्थिक विकास आर्थिक स्थिरता के बगैर नहीं कहलाता। इसमें मैंने आपको बताया कि जो महंगाई है यदि वो लगातार बढ़ती है, जिस
अनुपात में राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उसी अनुपात में यदि महंगाई बढ़ती रहे तो वो आर्थिक विकास नहीं कहलाता। आर्थिक विकास न कहलाने का एक पहलू दूसरा महामंदी का भी होता है। महंगाई को हम मुद्रास्फीति की स्थिति भी कहते हैं और जो मंदी की स्थिति होती है उसे मुद्रा अस्फीति की स्थिति कहा जाता है। महंगाई का बढ़ना भी एक आर्थिक विकास में बाधक है, क्योंकि जो आम वस्तुएं हैं वो उपभोक्ता की पहुंच से बाहर हो जाती हैं, तो वहाँ पर सामाजिक कल्याण में कमी आती है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि मुद्रा अस्फीति की स्थिति यानी कि जो मंदी की स्थिति होती है ये भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होती है। जैसे यदि मंदी की स्थिति है तो उसका जो नुकसान है वो सीधा सा उत्पादक वर्ग को होता है, और उत्पादक वर्ग मंदी की स्थिति में क्या करता है, वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कमी करना शुरू कर देता है, क्योंकि मंदी की स्थिति में जो उसके लाभ हैं वो कम हो जाते हैं और उसे हानि भी उठानी उस वक्त पड़ सकती है। तो इसलिए वो अपने उत्पादन में कमी कर देता है, और इसका सीधा सा बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि जो उत्पादन के साधन जो कार्यों में लगे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता उत्पादक जो है उन साधनों को कार्य से बाहर करना शुरू कर देता है, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना सरकार के लिए उसकी एक जिम्मेवारी होती है, जिसके लिए सरकार समय समय के ऊपर अनेक उपाय करती है, अनेक नीतियां बनाई जाती हैं और उनको लागू अर्थव्यवस्था में किया जाता है। उसके बाद आर्थिक समस्या उपभोक्ता के लिए क्या है कि वो अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करे और किस आवश्यकता को पहले पूरा करे। उत्पादक की समस्या यह होती है कि अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वे किस वस्तु का उत्पादन करे और कैसे करे, और उत्पादन की किस तकनीक को अपनाए ताकि उसकी लागतें न्यूनतम हों। और तीसरा, सरकारी क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि किन कार्यों को पहले और तेजी से करे ताकि समाज कल्याण में तेजी से वृद्धि हो और संसाधनों की कुशलता और पूर्ण प्रयोग हो। तो किन कार्यों को सरकार तेजी से पहला करे, उसका सीधा सा संबंध इस बात से है कि वे कार्य जिनके करने से समाज कल्याण में ज़्यादा तेजी से बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, वही कार्य सरकार पहले करेगी। अर्थात उन्हीं कार्यों को ही सरकार प्राथमिकता देगी, चाहे इन कार्यों के फलस्वरूप उस सरकार को कोई हानि क्यों ना उठानी पड़े। इस विश्लेषण के बाद की आर्थिक समस्या का सामना अर्थ जगत में सभी क्षेत्रों को करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक समस्या के कारण क्या हैं। असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, जो समय के अनुसार बढ़ती रहती हैं और एक समान महत्व वाली नहीं होती। सीधी सी बात है कि मनुष्य की आवश्यकताएं यदि सीमित होती तब भी आर्थिक समस्या का जन्म नहीं होता, और जो समस्या और जो ये समय के अनुसार यदि ना बढ़ती तब भी आर्थिक समस्या का जन्म नहीं होता, और अगर एक समान महत्व वाली होती तब भी आर्थिक समस्या का जन्म नहीं होता। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, जैसे कि आप अपनी दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो समय के अनुसार बढ़ती रहती हैं। एक विद्यार्थी का हम इसमें उदाहरण ले सकते हैं। एक विद्यार्थी की जो आवश्यकताएं हैं उसके पढ़ते समय काल में क्या हैं, उसके लिए समय पर भोजन, ठीक कपड़े, समय के अनुसार उसे किताबें ये उपलब्ध करवाई जाएं। एक विद्यार्थी की समस्याएं ये होती हैं। लेकिन एक परिवार का मुखिया यानी कि उस विद्यार्थी के जो माँ बाप हैं उनके लिए जो समस्याएं हैं वो एक विद्यार्थी से ज़्यादा हैं। जैसे उनको अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका कमानी पड़ती है,
और उस आजीविका को इस प्रकार से यानी कि उपलब्ध साधनों को इस प्रकार से खर्च करना पड़ता है कि जाके ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता की संतुष्टि हो। अब सभी आवश्यकताएं भी एक समान महत्व वाली नहीं होती, इनकी भी तीव्रता में अंतर पाया जाता है। दूसरा, सीमित साधन। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपलब्ध साधन सीमित हैं अर्थात दुर्लभ है। इनकी मांग पूर्ति की तुलना में ज़्यादा है। सीमित जो साधन हैं वे साधन दुर्लभ हैं। अब जो दुर्लभ शब्द है, साधन दुर्लभ वे होते हैं जिनकी मांग उनकी पूर्ति की तुलना में ज़्यादा होती है, और जिन साधनों की मांग ज़्यादा होती है उनकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है, और इस कीमत को चुकाने के लिए ही मनुष्य कार्य करता है। अतः वे साधन दुर्लभ होते हैं जिनकी मांग पूर्ति की तुलना में ज़्यादा होती है और जिनकी कीमत चुकानी पड़ती है। और जिन साधनों की मांग पूर्ति की तुलना में कम होती है, स्वाभाविक सी बात है वे साधन दुर्लभ नहीं कहलाते। अब जो साधनों की दुर्लभता है उसमें भी अंतर पाया जाता है। जैसे इसमें भी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक समय में मान लीजिए किसी एक साधन की मांग घट जाती है तो उस साधन की दुर्लभता में कमी उस समय आ जाती है, लेकिन इस दुर्लभता की कमी को साधन की उपलब्धता की प्रचुर मात्रा नहीं कहा जाएगा, अर्थात साधन की प्रचुर मात्रा में इसे उपलब्धि नहीं कहा जाता है। और कुछ समय के बाद मान लीजिए यदि उत्पादन के साधन की या किसी भी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करती है, यदि उसकी मांग में बढ़ोतरी होती है तो उसकी दुर्लभता भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो दुर्लभता है ये समय के साथ साथ स्थान के ऊपर भी निर्भर होती है। आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हम सूर्य की धूप और हवा को दुर्लभ साधन नहीं मानते, क्योंकि इनके बदले हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, इसीलिए इन्हें दुर्लभ साधन नहीं कहा जाता। तो उसी प्रकार से आप दुर्लभता का एक अन्य उदाहरण और भी ले सकते हैं जो कि स्थान के अनुसार बदलती रहती है। जैसे एक गांव और एक शहर का हम इसमें उदाहरण लेते हैं। एक गांव जो कि नदी के किनारे या किसी ऐसे तालाब के पास बसा हुआ है जहां पर उसे यानी कि गांव में रहने वाले निवासियों को पानी स्वच्छ बिल्कुल पूरी मात्रा में यानी कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वहाँ पर पानी जो साधन है या जो इसे हम दुर्लभता की स्थिति में नहीं कहेंगे, अर्थात गांव वालों के लिए जो पानी है वो दुर्लभ वस्तु नहीं कहलाएगा, दुर्लभ साधन नहीं कहलाएगा। परंतु शहर जहाँ पर के पानी की मांग उसकी पूर्ति से ज़्यादा है, इसीलिए शहरवासियों को पानी के प्रयोग के बदले उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए शहरवासियों के लिए पानी एक दुर्लभ है और जबकि ग्रामवासियों के लिए पानी की दुर्लभता नहीं कहलाएगी। तीसरा जो इसका कारण है वैकल्पिक प्रयोग। एक वस्तु के अनेक प्रयोग हो सकते हैं। आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं के बेहतर विकल्प को चुनना पड़ता है, इसलिए आर्थिक समस्या पैदा होती है। इसे चयन या चुनाव की समस्या भी कहा जाता है। आर्थिक समस्या को चयन या चुनाव की समस्या क्यों कहा जाता है, इसका जो विश्लेषण है वो भी हम एक उदाहरण के प्रयोग से दे सकते हैं। जैसे एक वस्तु चना है। चने के अनेक प्रयोग के अनेक विकल्प हैं। उदाहरण के लिए चने का प्रयोग मनुष्यों के खाने के लिए भी किया जा सकता है और चने का प्रयोग जानवरों के खाने के लिए भी किया जा सकता है, परंतु ये सब कुछ चने की पूर्ति के ऊपर निर्भर करता है।
तो इसलिए वहाँ पर चने के अनेक प्रयोग होने के कारण हमें उसकी पूर्ति की स्थिति के अनुसार एक बेहतर विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। अर्थात अगर चने की पूर्ति कम है और मांग ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है मनुष्यों के लिए ही प्रयोग के विकल्प का चुनाव किया जाएगा। तो उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आर्थिक समस्या के मुख्य रूप से दो ही पहलू हैं। एक दुर्लभता, जो कि वस्तु की मांग और पूर्ति के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा चयन की समस्या। चयन की समस्या दुर्लभता के कारण पैदा होती है, अर्थात चयन की समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि साधन सीमित हैं और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और वस्तुओं के बेहतर विकल्प का चयन करके ही अधिकतम आवश्यकता की संतुष्टि करनी पड़ती है और जो उत्पादक है वो अधिकतम लाभ के लिए प्रयास करता है और सरकार अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करती है। अब अंत में प्रिय विद्यार्थियों, इस सारे के सारे व्याख्यान से संबंधित हम बहुवैकल्पिक प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि आर्थिक समस्या मूल रूप में क्या है। इसके 4 विकल्प हैं आपके पास। क चयन की समस्या, ख उपलब्ध साधन, ग उपयुक्त दोनों, ख कोई नहीं। इसमें से सही जो उत्तर है वो चयन की समस्या है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, आर्थिक समस्या के कारण हैं, यानी कि 4 विकल्प हैं इसके भी। क असीमित आवश्यकताएं, ख सीमित साधन, ग वैकल्पिक प्रयोग, घ उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो घ है, उपयुक्त सही भी, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको आर्थिक कारण, जो आर्थिक समस्या के कारण वो ये 3 ही बताए थे। नेक्स्ट है, दुर्लभता से अभिप्राय है क सीमित साधन, ख वैकल्पिक प्रयोग, ग उपयुक्त दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो दुर्लभता से अभिप्राय है यहाँ पर सीमित साधनों से, अर्थात जो क है वही इसका सही उत्तर होगा। एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है? क सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करके, ख अधिक भुगतान करके, ग ज़्यादा वस्तुओं के प्रयोग से, घ उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करके, अर्थात क। एक उत्पादक उत्पादन लागतें कम कर सकता है। पहला विकल्प है इसका श्रमिकों को कम भुगतान करके, ख सस्ता कच्चा माल खरीद कर, ग उत्पादन घटाकर, ख तकनीक का कुशल प्रयोग करके। स्वाभाविक सी बात है, इसका उत्तर जो सही वो घ है, क्योंकि एक उत्पादक तकनीक का कुशल प्रयोग करके ही उत्पादन लागतों को कम कर सकता है। अंत में डियर स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान के बाद 2 जो मुख्य क्वेश्चंस हैं इसमें, वो आपको गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का यही हमारा व्याख्यान था। थैंक्स।